अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इश्यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी कुदरती वसाइल के जो मसाइल हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में, इनको समझने के लिए आज हम थोड़ा सा इस मौजू को समझेंगे। देखें, कुदरती वसाइल का जो इंतज़ाम है इसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं और आज के दौर में माहौलियाती निज़ाम की पायदारी को अगर हम देखें कि जो हमारा माहौलियात का निज़ाम है, इसमें एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है और हमारे वसाइल के मुस्तकबिल के वजूद को संगीन ख़तरात का सामना है, जिसकी वजह से इंसानियत और इंसान की ज़िंदगियों के लिए ख़राबी पैदा हो रही है और बड़ी तेज़ी से ख़राबी की जानिब हमारा जो माहौल है वो जा रहा है। आज के दौर में हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है और कुदरती वसाइल के हवाले से जो हमारे इश्यूज़ हैं उनमें जो सबसे पहला मसला है वो है तवानाई का बहरान। ठीक है, यानी पावर क्राइसिस जो है हम उसको देखते हैं। दूसरे नंबर पर मौसमियाती बहरान है। इसी तरह तीसरे नंबर पे आलूदगी का बहरान बहुत ख़तरनाक हद तक फैल चुका है। और चौथा जो बड़ा इशू है वो है नस्लों का बहरान या अनवा का बहरान, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्पेशीज़ का बहरान। तो इनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अहम इशू है और जिसको हल करना बड़ा लाजमी है वो है तवानाई का बहरान। ज़मीन पर ज़िंदगी की ज़ाहरी शक्ल जो हमें नज़र आती है, इसकी नशोनुमा के लिए तवानाई ज़रूरी है। हम मुख्तलिफ़ ज़राए से ताकत या तवानाई हासिल कर सकते हैं। आजकल जो कुदरती वसाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सरगर्मियों और इंसानों के अमाल के लिए तवानाई का बड़ा ज़रिया है। यानी आज के दौर में हम अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ यानी सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ कुदरती वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तवानाई की दस्तयाबी के बग़ैर, यानी आज अगर हमें तवानाई ना मिले, एनर्जी ना मिले, पावर रिसोर्सेज हमारे पास ख़त्म हो जाएं, तो हम आज फिर पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी की तरह महसूस करेंगे। इसलिए हमारे कुदरती वसाइल को तबाह करने की बजाय इनकी हिफाजत के लिए इंतज़ाम करने और इन्हें संभालने की अशद ज़रूरत है। तवानाई के कुछ वसाइल हैं, कुछ पावर रिसोर्सेज हैं, जिनमें पेट्रोलियम, कुदरती गैस, कोयला, शमसी तवानाई जिन्हें आप सोलर प्लेट्स की मदद से हासिल करते हैं, थर्मल पावर और एटॉमिक एनर्जी शामिल हैं। यानी हमें इन तमाम चीज़ों से, पेट्रोलियम, आप देखें मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीज़ल, ये हमारे पास क्या है, ये कुदरती वसाइल हैं जिनसे हम पावर जनरेट करते हैं। इसी तरह नेचुरल गैस या कुदरती गैस, कोयला हम जलाते हैं, कुदरती गैस घरों में जलाई जाती है। ठीक है, हम एक बटन दबाते हैं और चूल्हा ऑन हो जाता है और हम खाना बनाते हैं। अगर आप पुराने ज़माने में देखें, बहुत कदीम नहीं, 25-30 साल पहले चले जाएं, तो हमारे घरों में दादियाँ, नानियाँ, हमारी माएँ
लकड़ियाँ जला जला के, जानवरों का गोबर जला जला के और इस तरह से फूंक फूंक के, आग जला के वो हमारे लिए खाना बनाती थीं। लेकिन आज के दौर में हम बहुत आसानी की ज़िंदगियाँ बसर करें, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ जो कुदरती वसाइल हैं इनको हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोयला हम देखते हैं कि जलाया जाता है ईंट के भट्टों में, और ख़ास तौर पर जो हमारे कारखाने हैं, लोहे के स्टील मिलों में कोयला बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होता है। वो एक शेर है ना कि लकड़ी जले बने कोयला, कोयला जले बने राख, लकड़ी जले बने कोयला, कोयला जले बने राख, मैं बिरहन तो ऐसी जली, ना कोयला बनी ना राख। बिरहन कहते हैं बदनसीब को। तो हमारी जो कौम है वो भी इस तरह अपने आप को क्राइसिस में समझती है कि कुछ हाथ नहीं आता। एक तरफ तो हमारी ज़िंदगियां आसान नहीं हैं, हम आज भी भूखे नंगे लोग हैं, हमारे पेट भी नहीं भरते, हमारे घरों की हालत भी अच्छी नहीं, और हमारी जो तवानाई का बहरान है वो भी मौजूद है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी तेज़ी से जा रहे हैं। इसी तरह थर्मल पावर, जो प्लांट चलते हैं कोयले से बिजली बनाने वाले, और एटॉमिक एनर्जी वगैरह शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी तवानाई के वसाइल में शामिल हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है मौसमियाती बहरान। आबो हवा, आप जानते हैं क्लाइमेट, और इससे मुंसलिक जो दीगर मसाइल के दरमियान ताल्लुक़ है वो अपनी नौइयत में बड़ा पेचीदा है। आबो हवा की इंतहा और अदम मुताबकत दुनिया भर के लाखों लोगों की रोज़ी रोटी, खुराक की हिफाजत, इंसानी सेहत और फलाहो बहबूद के लिए ख़तरनाक और ख़तरे की घंटी है। और वो रियासतें जो सियासी हालात ख़राब होने की वजह से टूटने के करीब हैं, जिन्हें बनाना स्टेट्स कहा जाता है, या ऐसी रियासतें जो मुख्तलिफ तनाज़ात से, झगड़ों से मुतासिर हैं, इन रियासतों में रहने वाले अवाम बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो मौसमियाती बहरान हमारे यहाँ बहुत शदीद हैं। इस तरह के मसाइल में घिरी हुई मुतअद्दिद रियासतों में कमज़ोर बालादस्ती और कमज़ोर इदारों की तवक्को की जाती है। ऐसी रियासतों में समाजी और इक़्तिसादी अदम मसावात के मराहिल बुलंद हैं, जिसकी वजह से वो मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तैयार नहीं। यानी पुराने ज़माने में इंसान को जो मसाइल होते थे, मौसमियाती बहरान का सामना करना पड़ता था, आज इंसान को मौसमियाती बहरान के साथ इंसानी बहरान का भी सामना करना पड़ता है। पहले मौसम, शदीद मौसम इंसानों के लिए ख़तरा होता था, अब इंसान भी इंसानों के लिए ख़तरा बन चुका है। तो क्या होता है कि ऐसी रियासतें जिनके इक़्तिसादी और समाजी मसाइल हैं, वो मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तैयार नहीं। इससे क्या होता है, इससे कम्युनिटी के अंदर तनाव पैदा होता है, या कम्युनिटी के अंदर जो टेंशन है उसमें इजाफ़ा होता है, और फिर क्या होता है, ये पुरतशद्दुद तसादुम की तरफ ले जाने के इम्कानात रखता है। मज़ीद हम देखते हैं कि ज़मीन, जंगलात और आबी वसाइल समेत कुदरती वसाइल पर तेज़ और शदीद मुकाबला बुनियादी तौर पर
کمزور ریاستوں میں تنازعات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو کمزور ریاستیں ہیں ان میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ قدرتی وسائل کی بنیاد پر۔ جب دو ریاستوں میں شدید مقابلہ بازی ہو، اور مقابلہ بازی آبی وسائل پر ہوتی ہے، زمین کے رقبے پر ہوتی ہے، جنگلات پر قبضہ کرنے کی ہوتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ منصفانہ، منظم، جامع اور قابل رسائی قدرتی وسائل کی بالادستی۔ اگر یہ چیزیں فراہم ہو جائیں تو موسمیاتی تبدیلیوں کی مؤثر موافقت اور بہتری کی کوششوں کے لیے اقدامات کرنا اور مختلف تنازعات اور جھگڑوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اب آب و ہوا کے لیے صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سائنسی ترقی نے آب و ہوا کو نقصان پہنچایا ہے۔ عزیز طلباء، سائنس کی وجہ سے آپ آج بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، آپ بہت ساری اپنی جو آپ کی زندگی ہے اس کے اندر بہت ساری آسانیاں دیکھتے ہیں، آسانیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن ان آسانیوں کی جو قیمت ہم نے ادا کی وہ بھی کم نہیں ہے۔ ان آسانیوں کی قیمت کیا ادا کی کہ ایک طرف تو سائنسی سہولیات، سائنسی ترقی، اور دوسری جانب آب و ہوا کو شدید نقصان۔ آپ دیکھیں کہ گاڑیاں چلتی ہیں، آپ سفر بڑی جلدی سے، آرام سے، آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے کہ گاڑیاں جب چلتی ہیں تو دھواں بھی ہوتا ہے۔ یہی دھواں ہماری ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا سبب ہے۔ آپ دیکھیں کہ قدرتی وسائل کے حل کے لیے، قدرتی وسائل کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے، ان کو حفاظت پہنچانے کے لیے مؤثر نظام اور انتظام اور ایک قابل عمل ڈیزائن کی ضرورت ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں آپ دیکھیں، درختوں کی بے دردی کے ساتھ کٹائی، جنگلات کو دن بدن کم کیے جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں جنگلات ویسے بھی بہت کم ہیں، 2-2.5% علاقے پہ ہیں، یہ 25% علاقے پہ ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں 2.5% یا 2.25% علاقے پر جنگلات ہیں۔ کوئی آج سے 15-20 سال پہلے یہ شرح 4% تھی، اور اب تیزی سے کٹائی کی وجہ سے جنگلات کم ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ کہ ہمارے ہاں نئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں، جو پلاٹس ہمارے پاس خالی تھے جن کے اندر جنگلات تھے ان سب کو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا، صرف اس لیے کہ ہم نے پلاٹنگ کرنی ہے، اور وہ جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک شخص کو رہنے کے لیے گھر چاہیے اور اس نے 18-20 پلاٹ لے رکھے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہم کر رہے ہیں، اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں تیزی سے جنگلات کو کاٹ کر گھروں کی تعمیر کر رہی ہیں، تو ہم پھر کہاں جائیں گے؟ ہمارے بچے، ہماری نسلیں کہاں جائیں گی؟ یہ ایک المیہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرنیچر کے اندر لکڑی کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر ایندھن کے طور پر بھی لکڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، تو اس سے آب و ہوا متاثر ہوتی ہے۔ ایک طرف تو جو درخت کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل کرتے ہیں، آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، جب درخت کم ہو جاتے ہیں تو فضا کے اندر آکسیجن کم اور کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جاتی ہے۔ درختوں کی وجہ سے جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ درختوں کے اوپر جو چرند پرند اپنے گھونسلے بناتے ہیں، وہ پرندے ہمیں شہروں میں نظر ہی نہیں آتے۔ شہر میں رہنے والے آپ دیکھیں کتنے بچے ہیں جنہوں نے چڑیاں دیکھی ہوں گی۔ اگر آپ نے چڑیا دیکھی ایک طرح کی، تو چڑیا کی کئی قسمیں گاؤں میں پائی جاتی ہیں، وہ شہروں میں نظر نہیں آتی، بلکہ اب تو دیہاتوں میں بھی کم ہو چکی ہیں۔ فاختائیں نظر نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے؟
बुलबुल कितने लोगों ने देखी आप में से जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं? तो बचपन में हम गांव में जब घूमते थे तो जगह जगह हमें बुलबुल नज़र आती थी। घर के अंदर दरख्त होते थे, ऊपर बुलबुल नज़र आती थी, बहुत प्यारा परिंदा। और फिर हम वो जो नज़म पढ़ते थे किताब में, बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, गाता था गाने मेरे सिरहाने, एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस ना आया बुलबुल का बच्चा। अब हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि बुलबुल क्या है। यही वो वजह है कि दरख्तों के इस्तेमाल से हमारा पूरा मुआशरा, वो तमाम चीज़ें जो खूबसूरती का बायस थीं, उनसे महरूम हो चुका है। तो लकड़ियाँ जब फर्नीचर में इस्तेमाल होती हैं, ईंधन के तौर पर जलाई जाती हैं, तो इनका इस्तेमाल आबो हवा को मुतासर करता है। हमारी हुकूमतों ने कभी दरख्तों और पौधों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो नहीं दी, उनकी प्रायोरिटी ही नहीं था। हुकूमतों का क्या काम है? आना, लूट मार करना, लोगों से वोट लेना, सियासतदानों का नारे लगाना और फिर हुकूमत में आके सब कुछ भूल जाना। किसी ने नहीं सोचा कि इन पौधों को, इन दरख्तों को लगाया जाए। हमें मकामी सतह पर और कौमी सतह पर इस निज़ाम को पहचानने के लिए काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो मुल्क है, जो हमारी आबोहवा है, ये मौसमियाती ख़तरात से पाक हो सके। गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं, हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना आती हैं मार्केट में, रोडों के ऊपर चलती हैं, और उससे क्या होता है? गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, हीट एग्जॉस्ट करती हैं, तो उससे क्या होता है? मौसमियाती तब्दीलियाँ। हमारा आसमान जो नीले रंग का होना चाहिए था, ये अब नीला नहीं है आसमान, ये मटियाले रंग का है धुएं की वजह से। तो ये सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को सिर्फ़ किताबों में लिखने से या टीवी में प्रोग्राम चलाने से भी कुछ नहीं होगा। शहरियों को कुदरती गैस का कनेक्शन फ़राहम करे, जंगलात और दरख्तों की कटाई पर पाबंदी लगाई जाए, गैस के रेट कम किए जाएं, देहातों के अंदर भी लोगों को गैस इतनी सस्ती मिले कि लकड़ियां काटना उनको बड़ा मुश्किल नज़र आए, और वो बोलें कि यार थोड़े से पैसों के लिए हम क्या लकड़ियां काटें, चलें गैस भरवा लें। और लोगों के अंदर पौधों की अहमियत को फ़रोग़ दिया जाए, फैक्ट्रियों को पाबंद किया जाए कि वो आबो हवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात करें। जब ये काम करेंगे तो हमारी आबो हवा, हमारी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, ये बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके बाद अज़ीज़ तलबा, तीसरे नंबर पर आलूदगी का बहरान, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में आज आलूदगी एक बहरान बन चुकी है। लाहौर और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहर बन गए। सर्दियों के अंदर लाहौर में जाएं, अगर आप कोई गांव से बच्चा लाहौर जाए तो उसके लिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है। वजह क्या? स्मोग। ईंटों के कारखाने जहां किसी ज़माने में लकड़ियाँ जलाया करते थे, आज वो गाड़ियों के जो टायर होते हैं, पुराने टायर रबड़ के, वो जलाते हैं। बहुत बड़ा नुकसान होता है इससे। जूते बनाने के कारखाने सारा पानी जो छोड़ते हैं बग़ैर उसको ट्रीट किए, उसको साफ़ किए, तो साफ़ पानी भी गंदा हो जाता है। नहरों में, तालाबों में जहाँ भी छोड़ते हैं वो सारा पानी आलूदा, और ज़ेर ज़मीन पानी भी कड़वा हो रहा है। फिर सीमेंट के कारखाने, खाद बनाने के कारखाने, टायर बनाने वाली कंपनियां, टेक्सटाइल मिलें, ये मुल्क भर में आलूदगी फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। ट्रांसपोर्ट ने आवाम की ज़िंदगियां मादी की निस्बत बहुत आसान कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन इजाफ़ा होता है, लेकिन रोज़ाना हज़ारों बसें, कारें और मोटरसाइकिलें तेज़ी से बढ़ रही हैं हमारी सड़कों पर। तो ट्रांसपोर्ट ने आलूदगी को बुलंद सतह पर पहुंचाने में एक अहम रोल अदा किया है। इसको भी ट्रीट करने की ज़रूरत है।
اور چوتھا اور آخری جو بڑا خطرہ ہے، بحران ہے، وہ نسلوں کا بحران یا انواع کا بحران یا اسپیشیز کا بحران۔ اسپیشیز سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جاندار چیزوں کا گروہ یا ان کی نسل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انواع کا کھو جانا، یعنی نسلوں کا کم ہو جانا یا مختلف اسپیشیز کا کھو جانا یا ان کی تعداد میں خطرناک حد تک کمی ہو جانا، یہ ایک بڑا بحران ہے۔ تو انواع یا اسپیشیز کا جو نقصان ہے، یہ ماحولیاتی نظام کی خدمات کے لیے نقصان کی نشاندہی کرتا ہے، اور ماحولیاتی نظام میں آب و ہوا بھی شامل ہے۔ اس کو بھی برقرار رکھنے میں مختلف اسپیشیز کا مختلف کام نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک بھر میں ہوا، خوراک اور پانی کی فراہمی یہ بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کان کنی، زراعت، لباس، توانائی اور کنسٹرکشن یعنی تعمیرات سمیت اقتصادی شعبے کے لیے پانی کی فراہمی اور ضابطے کی وجہ سے زمین پر مختلف اسپیشیز کی کمی واقع ہوئی ہے۔ ادویات اور آب و ہوا کو برداشت کرنے والے جینیاتی وسائل، سیاحت کے اثاثوں کی فراہمی، کاربن کی تخصیص اور دیگر عوامل یہ بڑے ذمہ دار ہیں انواع کے نقصان میں یا اسپیشیز کے نقصان میں، یا مختلف قسم کے جو ہمارے ہاں جانور ہیں، خاص قسم کے یا پرندے ہیں، ان کی زندگیاں یا ان کی تعداد کم کرنے میں۔ اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ زمین پر موجود جو قیمتی نسلیں ہیں، جو قیمتی اسپیشیز ہیں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کرے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مارخور ہے وہ بہت کم رہ چکا ہے۔ ابھی بھی ایک اسپیشیز ہے نا، ایک نسل ہے، ایک انواع ہے۔ مارخور ہمارا قومی جانور ہے، ایک طرح کا پہاڑی بکرا سمجھ لیں آپ اس کو، گلگت سائڈ کے علاقوں میں ہوتا ہے۔ ہرن ہمارے ہاں بہت کم اب ہو گئے ہیں، دن بدن تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، فاختائیں بہت کم ہو گئی، کئی طرح کی چڑیا بہت کم رہ گئی، بلبل بہت کم رہ گئی۔ یہ ساری اسپیشیز جو ہیں، ان کو بچانے کے لیے انسانوں کو اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہوپ فلی عزیز طلباء کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آپ تمام طالب علموں کا بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اللہ حافظ۔